एक्सरसाइज 1, बात बंद कर दो अब। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। डाउट है? देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब कोई खास बात नहीं है उसमें। ये क्या कह रहा है कि एक पॉलिश मेटालिक पीस है ना, और उस पे क्या किया हमने, और एक ब्लैक पेंट करके हमने वुडन ले लिया। तो आपने दोनों को कहां पे रखा था? धूप में रखा था। तो सुनो सुनो, पहले मेरी बात पूरी तो सुनो, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। जैसे जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे थे तो एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा था? अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो किसका? ब्लैक वाले का। लेकिन फाइनली दोनों किस टेम्परेचर पे आ जाएंगे? जो वहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे फाइनली रीच करेंगे। बस फर्क ये होगा कि अगर मान लो सब कुछ सेम है तो फिर सिर्फ एमिसिविटी की वजह से एक जल्दी गर्म हो जाएगा, एक लेट से गर्म होगा, यही होगा फर्क। तो इसने पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो इनिशियल उनका टेम्परेचर सराउंडिंग में क्या है? दोनों का टेम्परेचर सेम है क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अब कह रहा है अ वुडन पीस विल एब्जॉर्ब लेस हीट देन द मेटालिक पीस। ये ज्यादा रिसीव करेगा। इवन ये पर यूनिट टाइम में बात कर रहा है, किसमें? पर यूनिट टाइम में। तो इसका ई की वैल्यू जो है वो 1 के 10⁻1 है। अगर हम कहें कि भाई हमने इसको ब्लैक पेंट कर दिया है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो वुडन पीस जो है वो लेस बोल रहा है जबकि यहां पर ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट 24 का बी ऑप्शन, वुडन पीस विल हैव अ लोअर टेम्परेचर देन मेटालिक पीस। गलत बात है। लॉन्ग टाइम तक रखा है तो दोनों सराउंडिंग के साथ सेम टेम्परेचर में आ चुके होंगे। अच्छा, पहले मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं। व्हेन द टू पीसेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओपन टू द कोल्ड रूम, मतलब दोनों को एक कोल्ड रूम में ले जाके रख देते हैं तो क्या होगा? वुडन पीस विल लॉस हीट एट द लोअर रेट। गलत बात है। अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। तो सेम टेम्परेचर पर जब वो एमिशन करेंगे तो वो ज्यादा एमिट भी करेगा, वुड वाला ज्यादा एमिट करेगा। अब बात आती है सी पॉइंट की। वो कह रहा है कि इफ टच्ड देन द मेटालिक पीस विल फील हॉटर देन द वुडन पीस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जब हम टच करेंगे ना मेटल पीस को तो वहां पर हीट कंडक्ट होगी। तो मेटल जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है एज कंपेयर टू वुड। तो वहां पर क्या होगा? वो ज्यादा रेट से हीट देगा और एक कम रेट से। तो याद रखना, हम टेम्परेचर सेंस नहीं करते हैं, हम क्या सेंस करते हैं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जब आप उसको टच करोगे तो जहां पर ज्यादा रेट से हीट आएगी वो आपको गर्म लगेगा, जहां पर कम रेट से आएगी वो ठंडा लगेगा आपको। यस और नो? तो मेटल पीस का जो है वो हीट कंडक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 26 जो है ना, एक मिनट डाउट है। ये हम लोग 12th में पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे, वहां सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास। ठीक है? वैसे थोड़ा बहुत तो सुना होगा आपने, लेकिन इसके पूरे टेक्निकल मीनिंग क्या होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग 12th में आएगा वेव ऑप्टिक्स में। क्वेश्चन नंबर 27, 28, क्या डाउट है इसमें? भाई ये फ्रिक्शन है, जैसे मान लो यहां से फ्रिक्शन हो रहा है तो ये रेडिएशन तो नहीं है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू एनर्जी डेवलप हो रही है। कन्वेक्शन में तो क्या होता है? मीडियम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रेडिएशन है नहीं, कन्वेक्शन है नहीं, तो कंडक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 29, मतलब वो ये कहना चाह रहा है पॉलिश्ड का मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा और रफ का मतलब कम रिफ्लेक्शन करेगा। जो जो कम रिफ्लेक्शन करेगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर है, तो उतना ही अच्छा एमिटर भी होगा। नेक्स्ट 31 अभी नहीं दिया होगा मैंने, नहीं दिया ना? हाँ, 32, 33, 34, 35, 35 डाउट है। 35 क्या कह रहा है? स्फीयर पी हैज अ यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम मटेरियल
is a good conductor of heat and radius q is thrice of p. तो rate of fall of temperature is x times of this then the value of x. इसमें क्या दिक्कत हुआ? देखो इसमें जो बोल रहा है वो कर देते हैं. p और q है, किसका रेडियस ज्यादा है? ये p है और q, किसका रेडियस ज्यादा है? रेडियस ऑफ q इज थ्राइस ऑफ p. तो ये r है तो ये 3r है. ओके. अच्छा मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो क्या होगा? मास, मास इसका m, तो ये कितना 27 m. हालांकि ये पूछा नहीं है मास से मतलब है कि नहीं. देखो क्या पूछ रहा है ये, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो डेफिनेटली मास भी चाहिए होगा. इसका मास m है तो इसका 9 होगा. 27 यही होगा. अरे यही होगा. अब क्या कह रहा है, इन दोनों का टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? सेम टेम्परेचर और सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दिस. अच्छा ये देखो दोनों आपको ना ई नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके लिए एक सिंपल सी हिंट है कि बोथ आर गुड कंडक्टर, मतलब दोनों अच्छे हैं, मतलब दोनों एक जैसे ही होंगे पी और क्यू, है ना. और क्या बोला हुआ है? द वैल्यू ऑफ एक्स. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या करे बताओ? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर माइनस डी टी बाई डी टी इज सिग्मा ई ए. ए कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4. ये तो सेम है अपॉन डेंसिटी इंटू, अच्छा ये नहीं रख के हम डायरेक्ट रख रहे हैं मास को, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस माइनस डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. हाँ हाँ ले आओ, मुझे लगा इसमें डाउट आ रहा है. माइनस डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. क्लियर है? तो आप सॉल्व कर लीजिए. आर इसका थ्राइस है. नेक्स्ट सिंपल है, कंपेयर करना पड़ता है, बस लैंग्वेज समझ जाओ वो क्या बोल रहा है. उसने यहाँ पर ई इनका सेम कहा है, हालांकि हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हम बता देते हैं सरफेस फिनिश कैसा है. इसने दोनों को क्या बोला है? यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड, मतलब दोनों एक ही तरह से बनाया गया है दोनों को. ठीक है, तो सरफेस फिनिश भी सेम है. क्वेश्चन नंबर 36 हाँ बिगनिंग में क्या बोला है? इन द बिगनिंग द एमिशन विल बी ऑफ इक्वल अमाउंट पर यूनिट टाइम. उसके बाद क्या होगा? दोनों का मास अलग अलग है ना, तो dt टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर अलग होगा, क्योंकि एक हॉलो है और दूसरा सॉलिड है. तो देखो राइट हैंड साइड तो दोनों का सेम था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मास का अमाउंट क्या होगा? हॉलो वाले का कम होगा और सॉलिड वाले का. तो dt टाइम बाद क्या हो जाएगा? टेम्परेचर दोनों का बदल जाएगा. तो इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे. समझ रहे हो? तो इसलिए हम इसको कब कंपेयर कर रहे हैं? एट t इक्वल टू 0 ओनली. बाकी किसी ऑप्शन में डाउट किसी को? देखिए ऑनलाइन में भी 36 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हिंट सबको समझ में आ गया कि एक हॉलो और सॉलिड में क्या कंपैरिजन है? सॉलिड का मास ज्यादा है और हॉलो का मास कम है, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, आइडेंटिकल शेप के भी हैं. बस फर्क क्या है? एक हॉलो है और एक सॉलिड है. यहाँ पे वैसे लिख लो दोनों का रेडियस सेम है, ब्रैकेट में लिख लो, नहीं तो कैसे कंपेयर करेंगे फिर? रेडियस भी तो देना चाहिए. अच्छा आइडेंटिकल बोला तो है, पर आइडेंटिकल आउटर सरफेस बोला है, तो आइडेंटिकल रेडियस और लिख लो. अब क्लियर है क्या? ऑनलाइन में जिन लोगों ने पूछा था, हॉलो वाले का मास कम है, सॉलिड वाले का मास ज्यादा है. तो इनिशियली क्या था कि टेम्परेचर सेम होने की वजह से रेट ऑफ एनर्जी नेट रेडिएटेड वो तो सेम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट है, क्योंकि मास डिफरेंट है दोनों का. नेक्स्ट, इसमें रेडियस सेम कर लो, गिवन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, हाँ वैसे ये सिंपल है एक लाइन में, और 40 चलो नेक्स्ट क्लास में देंगे. और कुछ आगे?
लेवल 2। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11 9 से, एक्सरसाइज 2 में 9 से दिया है। अच्छा 9th वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9th में जो कंपैरिजन है उसमें क्या है, मैथमेटिकल पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 75 से 65 के सारे रेट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू, सॉरी 75 से 70। देखो इसका टेम्परेचर 75 से लेके 70 आया। आपको पता है रेट ऑफ कूलिंग क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस टी, यही ना। तो मुझे बताओ 75 से 70 तक सबका T ज्यादा है, तो इनका रेट ऑफ हीट डिसिपेशन या रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है। कब, 75 से लेके 70 तक। फिर अगला क्या हुआ, 70 से 65, क्या ये रेट कम है। तो अगर आप सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेक करते हो, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेक करते हो, वैसे यहां पर इन्होंने चेक किस लिए किया है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस लिया है, तो किस में रेट ज्यादा है, इधर रेट ज्यादा है, इसको टाइम कम लगेगा। फिर 70 से लेके 65 तक इनसे रेट कम है, और 65 से 60 तक, तो रेट कम होते जाएगा तो टाइम बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दिया 10th में, आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 12 13, रिपीट लग रहा है मेरे को ये, 14 हो गया ना, वेरी गुड। 15 16 17 18, समझ गए, 19, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 20 21 21 22 23। 22 में क्या डाउट है एक्चुअली, जब आप पहले डाल दोगे, जैसे सपोज वो पूरा रखा हुआ था पहले ही, तो पहले ही वो हीट रिजेक्ट करने लगता है ना, और हीट रिजेक्शन के थ्रू क्या करता। लेकिन जब आपने उसमें कुछ मिला दिया है, तो उसने उसमें से हीट कुछ ले ली होगी खुद ने, यस और नो। तो कुछ पार्ट उसमें से होल्ड किया जा रहा है, समझ रहे हो क्या, इस वजह से। बाकी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है इसमें। बाकी मेरी बात समझ में आ गई सबको। भाई जिस चीज को आप अंदर क्रीम अंदर डालोगे, तो वो क्रीम भी उससे कुछ हीट, तो वो बाहर रिजेक्ट होने से उससे कुछ पार्ट उससे ले लिया है उसने, समझ गए। तो एक तो टेम्परेचर डिफरेंस कम भी हो जाएगा वहां पर। बाकी कोई क्वांटिटेटिव ज्यादा मत करना। 23 24 24 में मुझे बताइए, सेम मास के करस्पॉन्डिंग अगर मैं प्लेट बनाता हूं पतला, तो क्या उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया जिसका सबसे ज्यादा होगा वो, भाई कंपैरिजन क्या है, सॉलिड स्फीयर क्यूब और प्लेट, इन तीनों का मास क्या है, सेम, डेंसिटी भी सेम है, तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम सेम हुआ, वॉल्यूम सेम हुआ। अब कह रहा है दीज आर हीटेड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड अलाउड टू कूल एट टेम्परेचर ऑफ रूम। ठीक है, इनको कूल होना है, तो कह रहा है विच विल बी कूल्ड डाउन। तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, बाकी सब तो सेम है, MST, ये सब सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, एरिया। और एरिया जो आपने प्लेट बनाया है सेम मास का, तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्फीयर एंड क्यूब। ओके 70 21 21 क्यों पूछ रहे हो, इसने आपको क्या बताया है, प्लॉटेड में आपको एरिया दिया हुआ है क्या, A और 9A। मैंने क्या बताया था, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और उसका जो एरिया होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, एमिसिव पावर देगा। और एमिसिव पावर किसके प्रोपोर्शनल है, T⁴ तो यहां पर इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर T2 रेस्ट टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू कितना, A/9A।
कितना आ रहा है T1/T2? 1/9 रेज़ टू द पावर 1/4, दैट मीन्स 1/√3, और लैम्डा मैक्स इंटू टी इज कांस्टेंट। समझ में आया? और कुछ दिया था होमवर्क? बस इतना ही दिया था। तो देखो वैसे तो खत्म हो चुका है, पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, थोड़े से टफ होंगे, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट तो हम लोग बात करते हैं, हीट 1 खत्म हो रहा है ना? तो हम लोग ये पूरा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में सारा करेंगे। तुम्हें इतनी जानकारी क्यों चाहिए, मुझे ये बताओ। आप पढ़ते जाओ, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। कॉपी बताना लास्ट कहाँ पे थे। वैसे देखो थ्योरी कंप्लीट हो गई है, आज मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा, वो मिक्सअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट 2 स्टार्ट करेंगे, या आज ही मन होगा तो आज ही कर देंगे। ओके लिखिए, टू लार्ज black surfaces, two large black surfaces A and B, two large black surfaces A and B are maintained at temperature TH and TL, maintained at temperature TH and TL. Okay, it is found that, अच्छा maintained का मतलब क्या समझते हो? कोई ऐसे रिजर्वायर सिस्टम्स होंगे जो इनके टेम्परेचर को क्या करके रखेंगे, मेंटेन बना के रखेंगे, ये चेंज होना नहीं चाहिए। इट इज फाउंड दैट बिटवीन दीज टू प्लेट्स, it is found that between these two plates the heat transfer takes place at a rate, the heat transfer takes place at a rate h, मतलब हीट ट्रांसफर h रेट से हो रहा है। तो लिखो if two more identical plates A and B, ऐसे लिखो, two more identical plates, बस ऐसे लिख दो, two more identical plates are placed in between A and B, two more identical plates A placed between A and B। मतलब क्या किया हमने, पहले तो ये दो थे, इनमें किस रेट से फ्लो कर रहा था, दो प्लेट आपने और बीच में ले जाके रख दिया। तो देन फाइंड आउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, बिटवीन A एंड B। पहले कितना था, H था। अब हमें बताना है कि
ए और बी के बीच में किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। देखिए वैसे होगा क्या, ये क्वेश्चन मुझे ही करने दो। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव होने तक आपको बीच में कोई बात नहीं करनी है। बात तभी करनी है जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए। स्टेडी स्टेट का मतलब जो बीच में आपने दो प्लेट रखे हैं, वो दोनों प्लेट पहले तो क्या करेंगे, इनसे हीट वगैरह रिसीव करके अपना कुछ टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और वो टेम्परेचर उतना हो जाएगा कि जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो उनके टेम्परेचर में वेरिएशन आना बंद हो जाएगा। इतना क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं। हीट ट्रांसफर में आपको हमेशा किस कंडीशन तक जाना है, स्टेडी स्टेट तक जाना है। तो पहले मुझे बताओ इन दोनों के बीच में किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा था। तो पहले किस रेट से हो रहा था, एच। तो मुझे एक बात बताइए, वो एच रेट है क्या। तो मुझे देखना है कि इधर से इधर कितनी हीट जा रही है। ये हाई टेम्परेचर है और ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। तो मैंने दोनों को ब्लैक सरफेस कहा है, तो इनका एमिसिविटी 1 है ना, इसका एरिया ए मान लो। तो मुझे बताइए ये इधर रेडिएट कर रहा है कितनी एनर्जी, इस तरफ। तो ये इधर एनर्जी रेडिएट कर रहा है सिग्मा ए टी एच पावर 4। ये उधर टी एच पावर 4, ये इधर से उधर रेट से एनर्जी फेंक रहा है, लेकिन वो भी तो गर्म है, वो भी क्या करेगा, इधर रेडिएट करेगा। किस रेट से, सिग्मा ए टीएल पावर 4। कौन ज्यादा है, टीएच ज्यादा है और टीएल, तो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो आपको एच दिया जा रहा है, दैट वैल्यू ऑफ एच इज सिग्मा ए टीएच पावर 4 माइनस सिग्मा ए टीएल पावर 4। तो आपका एच इनिशियली कितना था, सिग्मा ए टीएच पावर 4 माइनस टीएल पावर 4। समझ में आया। तो दिस वाज इनिशियल वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, क्या हुआ, ये मैंने दे दिया ब्लैक सरफेसेस है। क्वेश्चन को पढ़ो, ब्लैक सरफेस दूसरी लाइन में लिखा है। मैंने आपसे कहा था ब्लैक बोल दे मतलब परफेक्ट ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बताओ कितनी प्लेट्स रख दी आपने बीच में। तो दो और प्लेट रखने से क्या गड़बड़ी होगी। तो पहले तो वो प्लेट्स हीट वगैरह रिसीव करेंगे और एट लास्ट वो क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर कितना है, टीएच। दिस इज द मेंटेन टेम्परेचर, दिस इज टीएल। और इन्होंने कुछ हीट वगैरह रिसीव की होगी शुरू में, बाद में स्टेडी स्टेट आने के बाद ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है T1। और ये कितने लोगों को दिखता है कि T1 बड़ा होना चाहिए T2 से, इधर हाई है और इधर लो है। अब हमें पता करना है कि भाई इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है, जिस रेट से ये इसको हीट ट्रांसफर कर रहा है कितना, एच डैश, उसी रेट से ये भी कर रहा होगा और उसी रेट से। लेकिन अब एच डैश की वैल्यू लिखे कैसे, तो एच डैश पहले दोनों प्लेट की वजह से ये उधर भेजेगा और उससे लेगा। तो ये इधर से भेज रहा है, उधर से ले रहा है। नेट कितना गया, सिग्मा ए टी एच पावर 4 माइनस ऑफ T1 पावर 4। यस और नो। तो TH पावर 4 से दे रहा है, T1 पावर 4 से ले रहा है। H डैश इक्वल्स टू सिग्मा ए। अब सेकंड में ये उसको देगा कितने से, T1 पावर 4 से देगा और उधर से लेगा T2 पावर 4 से लेगा। तो मुझे बताइए जितना ये इधर से पा रहा है उतना ही इधर दे रहा है। तो क्या इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, समझ में आ रहा है। नेट उधर से इसको जितना मिला उतना इसने आगे ट्रांसफर कर दिया, ये रहा। फिर ये आगे ट्रांसफर कर रहा है T2 वाला, किसको, उधर TL वाले को, सिग्मा ए कितने से, T2 पावर 4 माइनस ऑफ TL पावर 4। पहले ये बताओ ये इक्वेशन समझ में आई। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जैसे क्या हुआ, यहां से H डैश, यहां से H डैश, यहां से H डैश, ये स्टेडी स्टेट की वजह से सेम है। यस और नो। अब आपको क्या नहीं मालूम है, T1 और T2, इन तीनों को ऐड कर दो। व्हाट इज 3H डैश, 3H डैश इक्वल्स टू सिग्मा ए इंटू TH पावर 4 माइनस
TL पावर 4। समझ में आया क्या? योर 3H डैश इक्वल्स टू H, देन व्हाट इज न्यू H डैश? H/3। नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो गया किससे किसके बीच में? हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में आपने क्या रखा? दो प्लेट्स रखे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं किया। जैसे स्टेडी स्टेट अचीव हो गया तो उधर से रेडिएशन आ रहा था, ये भी भेज रहा था, ये भी दोनों तरफ दे रहा है, ये भी दोनों तरफ दे रहा है, यस और नो? तो ये यहां से आपके पास H डैश इक्वल टू व्हाट? H/3 हो गया ना? देखो तो मन से क्यों चल रहे हो, लॉजिक से चलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सामने एक बहुत गर्म प्लेट पड़ी हो और उसके बीच में एक और प्लेट लाके रख दे तो तुमको थोड़ा आराम नहीं लगेगा कि हाँ यार फायदा हुआ है? थॉट से सोचो। तो ये क्यों हो रहा है समझे? क्योंकि वो उससे कुछ हीट ले रहा था, फिर कुछ उसको उधर ट्रांसफर भी कर रहा है। तो सिर्फ इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से आप देखिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हुआ? H/3। क्या अब T1 एस्टिमेट कर सकते हैं? अगर मान लो मैं आपको A प्रोवाइड कर देता हूं तो आप यहां पर H डैश की वैल्यू H/3 रख के T1 निकाल सकते हो। T1 TH के टर्म में T1 आ जाएगा, T2 निकाल सकते हो। ओके देखिए एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है कि सर अगर प्लेट का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ज्यादा होगा नहीं, हम किस कंडीशन पर आ चुके हैं? स्टेडी स्टेट। ये बात याद रखो, हीट ट्रांसफर में बिना कहे आपको किस कंडीशन की बात करनी है। मैंने आपको समझाया है कि जब आप पहले प्लेट लाके रखोगे तो ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एक स्टेडी स्टेट की कंडीशन आ जाएगी, मतलब मीडियम अब हीट रिसीव करना, मतलब अपना टेम्परेचर चेंज करना बंद कर देगा, यानी खुद कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब वो एक मीडियम की, एक परफेक्ट मीडियम की तरह काम करेगा, इधर से उधर ट्रांसफर करना। यस और नो? ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो T2 मोर देन T1, तो पहली बात तो देखो वो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। T2 किससे ज्यादा है? मोर देन T1। तो एक बात बताइए, एक मिनट, अगर आप ये कहते हैं कि ये इससे ज्यादा है तो ये दोनों तरफ से अगर हीट रिसीव ही करे सपोज, तो फिर इसका टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा? तो फिर या जैसे इनको मेंटेन करने के लिए यहाँ कुछ सिस्टम है जो मेंटेन कर रहा है इसको, यहाँ भी उसको मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि T1 के दोनों तरफ से एनर्जी रिसीव ही हो रही है, तो फिर नहीं हो तो सकता है, फिर उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ लगाओ सिस्टम में। यस और नो? तो फिर ये सिस्टम या तो नेट हीट लेगा या देगा। हाँ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। तुम लोग फील से क्यों चल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने इक्वेशन रखा है, अगर डिस्टेंस आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा। यहाँ प्लेट है, रॉड नहीं है, प्लेट है। एक और लगा देते, अभी यहाँ पे H/4 हो जाता। उसमें क्या करोगे? T1 T2 T3 मानोगे, ऐसे चार इक्वेशन आ जाएंगे, ऐड कर दोगे H/4 हो जाएगी। सेम नहीं आएगा, 4 आएगा। तुम लोग क्या चाहते हो, इस क्वेश्चन को खराब कर दो क्या मैं? ये कम होगा तो वो, पहले ये समझो, पहले एक बात बता दो, पढ़ने का तरीका ये होता है जो बात समझाई गई है वो समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। और एक और बात बताऊं, डाउट पूछने का मतलब होता है इसको बदलना नहीं। डाउट का मतलब होता है पहले तो ये सोचो कि इसमें क्या कंडीशन है। ये बात सबको समझ में आ गई? अब अगर आप कुछ भी बदल रहे हैं तो आप क्वेश्चन ही बदल रहे हैं सही मायने में। आप क्या कर रहे हैं, अब आप बदल के क्या पूछना चाहते हो? अब क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन तो बदलते हो पर अधूरा बदलते हो, फिर मेरे को तो पूरा सोचना पड़ता है कैसे करूं। हाँ कैसे बदले बताओ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ हमने H पे कोई लिमिट नहीं लगाई है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर H पर हमने कोई लिमिट नहीं लगाया, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। लेकिन एक चीज है कि ये दोनों मेंटेन टेम्परेचर है, वरना कोई मुझे ये बोलता कि सर थोड़ी देर के बाद तो H में कुछ चेंज आ जाएगा, लेकिन अभी H में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, हाँ नहीं अब ऐसे मत करो, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना, मतलब अब आप जान गए इसलिए आपको दिख रहा है, जिसको नहीं पता होगा उससे होगा ही नहीं ये क्वेश्चन।
वो यही सोचता रह जाएगा कि 2 प्लेट रखने से हुआ क्या। समझ में आई बात? तो वो उधर से रेडिएट करेगा, ये रिसीव करेगा, ये देगा। अब यहाँ आप 50 प्लेट बना के जनरलाइज कर सकते हो फॉर्मूले को। अब हम चेंज कर रहे हैं, देखें वहां आप लोग कर पाते हो क्या। हटाओ ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आपके पास ब्लैक एक बॉडी है, अंदर से वो सॉलिड है, उसके अंदर कुछ सिस्टम्स हम रखेंगे। ओके, लिखो। लिखो इन दिस स्फीयर, इन दिस स्फीयर, ये स्फीयर है आपका स्फेरिकल। इन दिस स्फीयर सम पावर इज डेवलप्ड एट कांस्टेंट रेट, some power is developed at constant rate. देखो it is found that the temperature of outer surface of it is found that the temperature of outer surface of it is found that the temperature of outer surface of sphere is found T naught, is found T naught, is found T naught at equilibrium, at equilibrium। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें एक अंदर पावर सोर्स रखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझना भी तो जरूरी है, हो क्या रहा है। तो पावर कंटिन्यू दे रहा है, तो कंटिन्यू पावर डेवलप कर रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अंदर एक हीटर रखा हुआ है, तो हीटर कंटिन्यूअस पावर दे रहा है। तो क्या होगा, उसके लिए मैंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पर सरफेस का कुछ टेम्परेचर आ गया है। तो वो कंडीशन पता है क्या है, वो भी स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब जितना अंदर से डेवलप हो रहा है उतना सरफेस के थ्रू बाहर फेंक दिया जा रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने टी नॉट आपको टेम्परेचर दिया है। बात समझ गए? इसमें लिखो एज्यूम the surrounding at 0 Kelvin, assume the surrounding at 0 Kelvin। टी नॉट हाँ केल्विन में ले लो, टी नॉट भी केल्विन में ही है। ओके, ऊपर लिख लो टी नॉट भी केल्विन में है और ये भी 0 केल्विन है। ठीक है, अब लिखिए, अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। लिखो, लिखो एन एनवेलप of small thickness, an envelope of small thickness of radius capital R, of radius capital R, ब्रैकेट में लिख लो ये भी ब्लैक सरफेस है, is envelopes the solid sphere, is envelopes the sphere। मतलब अब आप इसको अपने वर्ड्स में लिख लो, जो भी लिखना चाहो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सॉलिड स्फीयर था, एक मिनट,
इसके बाहर आपने एनवेलप कर दिया, वो बहुत पतला है क्या? एक मिनट देखो, ये बहुत पतला है, तो मैंने इसको किसके रेडियस के बराबर बोला है? हालांकि उसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है, बट अप्रोक्सीमेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सेम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो देन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ outer shell and temperature of outer shell and the temperature of outer surface of sphere. Temperature of outer surface of sphere. ठीक है, तो देखिए इधर, जैसे कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन है पहले इसको समझते हैं। अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट से पावर डेवलप कर रहे हैं, और जब मैंने कहा इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में अब टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं हो रहे होंगे। अंदर जो हीटर चल रहा है आपका, ये हीटर मान लो कितनी रेट से हीट दे रहा है, एच, तो मैंने क्या कहा, इसका बाहर का टेम्परेचर T0 एडजस्ट हो गया। तो क्या आपको लग रहा है अंदर से जिस रेट से आ रहा है बाहर उसी रेट से जा रहा है? तो बाहर का टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो अंदर से किस रेट से प्रोड्यूस किया, H, बाहर किस रेट से, सिग्मा A T0 पावर 4। अब आपने क्या किया, इसको ऊपर से एक स्फेरिकल शेल से कवर कर दिया। ठीक है, लगभग बराबर रेडियस के हैं। तो ऐसा करने से पता है क्या होगा, कि पहले तो क्या होगा, नहीं कंडक्शन नहीं होगा, पहले तो क्या होगा, ये हीट इसको देगा, आउटर शेल को, आउटर शेल कुछ हीट वीट रिसीव करेगा, अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में अंदर से कितनी पावर भेजी जा रही है, एच, वो पावर बाहर एच तक लगातार चलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या मानूंगा, कि ये जो है ना स्फीयर के आउटर सरफेस का मैं टेम्परेचर Ts मान रहा हूं, किसका, स्फीयर का, और ये जो बाहर वाला शेल है उसको T1 मान रहा हूं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अंदर से स्फीयर देगा स्फेरिकल शेल को, वो स्फेरिकल शेल रेडिएट करेगा अंदर की तरफ भी, वो स्फेरिकल शेल अंदर भी रेडिएट करेगा और बाहर भी रेडिएट करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, एच की वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक लाइन का है, समझने के बाद मुझे बताओ स्फीयर से जो जाएगा वो कैसे जाएगा, सिग्मा ए Ts पावर 4 माइनस T1 पावर 4, क्योंकि खुद के सरफेस का टेम्परेचर Ts से बाहर रेडिएट कर रहा है, और बाहर वाला स्फीयर अंदर भी तो रेडिएट कर रहा है, यस और नो? तो कितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है, दोनों का रेडियस बराबर है, तो सिग्मा ए Ts पावर 4 सरफेस रेडिएट करके बाहर दे रहा है एनर्जी, और बाहर से एनर्जी अंदर आ रही है, यस और नो? अब क्या होगा बताओ, ये वैल्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ये अंदर भी रेडिएट कर रहा है, और तो अंदर से बाहर ये वैल्यू है, स्फीयर टू शेल ये वैल्यू है, और आगे फिर शेल को बाहर सराउंडिंग में फेंकना है, सिग्मा ए T1 पावर 4, बाहर का टेम्परेचर 0। क्या समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? बीच में एक लेयर है, तो पहले ये इसको रेडिएट कर रहा है, वो उससे ले भी रहा है, लेकिन टोटल हीट कितनी सप्लाई करनी है, क्योंकि अंदर हीटर है, अंदर कौन है, तो हीटर तो एच रेट से देगा, तो एच की एच पूरी जानी चाहिए स्टेडी स्टेट पर। तो एच कैसे जाएगी, तो यहां से ये सिग्मा ए Ts पावर 4 इस बार एच नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा ए Ts पावर 4 से तो ये बाहर फेंकेगा, लेकिन बाहर वाले से अंदर भी हीट रिसीव होगी, यस और नो? तो ये आपके पास रिलेशन है, और यहां से मुझे क्या चाहिए, ये एच की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है, तो एच कितना है, सिग्मा ए, बताओ भाई, सिग्मा ए T0 पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू ये सिग्मा ए T1 पावर 4। तो ये समझ में आता है कि T1 इज इक्वल टू T0, यानी आउटर शेल का टेम्परेचर इस बार कितना मेंटेन होगा, T0।
और आउटर शेल का टी नॉट मेंटेन हो रहा है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके T1 भी आपका टी नॉट आ गया, ये भी टी नॉट आ गया। व्हाट इज योर TS? तो इन दोनों को इक्वेट करो, तो TS पावर 4 माइनस T1 पावर 4 इक्वल्स टू T1 पावर 4 एंड TS पावर 4 इक्वल्स टू 2 T1 पावर 4। योर TS इक्वल्स टू 2 पावर 1 by 4 T1 और T1 इज ऑल्सो इक्वल टू, अरे समझ में आया? हाँ हाँ आ गया आंसर। पहले ये बताओ कि ये समझ में आ गया? नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आया बेटा? यार मेरे यही समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग मन के फेरे में से कब बाहर निकलोगे? होना चाहिए जब आंसर ही लिया है तुम तो। एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि TS होना चाहिए, तो आप तो आंसर ही लिया है। ऐसे थोड़ी फिजिक्स पढ़ी जाती है। अच्छा आपको ये बात समझ में आ रहा है कि अंदर से हीटर हीट बाहर फेंकेगा और बाहर से जो बाहर वाला गर्म होगा शेल, वो भी तो अंदर हीट फेंकेगा, तो बाहर से अंदर हीट आएगी। तो देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? 2 पावर 1 by 4 T नॉट क्यों है? क्योंकि अंदर वाले सरफेस को H तो फेंकना ही फेंकना है, साथ में वो भी फेंकना है जो ऊपर से आ रहा है। यस और नो? तो मन से हाँ आप डाउट पूछ लो। हमने इनको टच नहीं किया है, हमने इनको थोड़ा दूर दूर रखा हुआ है। हाँ कंडक्शन कैसे कराते हैं? चलो सपोज कैसे कराएं? हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो। वैसे मैंने एक मिनट, वैसे मैंने ये डायग्राम भी दिया है क्वेश्चन में, जो ये बता रहा है कि दोनों के बीच में गैपिंग है कुछ। हाँ हाँ मतलब यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है जो ये बता रहा है इनके बीच में क्या है, गैपिंग है, तो आप रेडिएशन कंसिडर करेंगे। और कोई डाउट? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? देखो पहले फिजिक्स में फील से बाहर निकल जाओ तो ही सब्जेक्ट पढ़ो, अगर फील में फंसे हुए हो तो मत पढ़ो सब्जेक्ट। समझ में आई बात? हाँ। क्यों हीटर को कैसे बदल दोगे आप? हीटर दे रहा था ना रेट से, तो हीटर तो उसी रेट से काम करता रहेगा हमेशा। तो हीटर उसी रेट से काम कर रहा है। बाहर एनवलप लगाने से क्या हुआ? एनवलप लगाने से क्या हुआ? अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। कोई डाउट किसी को? क्यों वो चीज अंदर रेडिएट नहीं करेगी क्या? हाँ बाहर नहीं, हीटर तो अंदर से दे रहा है बॉडी को, तो बॉडी ने रिसीव की। अब बॉडी कहां से फेंकेगा? सरफेस से, तो बॉडी ने बाहर सरफेस से फेंक दिया। अंदर वो बाहर वाला शेल भेजेगा ना, वो देगा ना। भाई अगर आपके सामने एक गरम प्लेट रखी हो तो क्या वो आपको रेडिएशंस नहीं देगा? तो ये ऊपर जो है एक प्लेट जो गर्म हो गई है अब, तो वो बाहर भी रेडिएशन फेंक रहा है और तो अंदर ये रिसीव करेगा ना। तो इसके इसके पास दिक्कत हो गई है, इसके अंदर भी एनर्जी डेवलप हो रही थी और बाहर से भी आने लग गई। जैसे बहुत ज्यादा मतलब एनालिटिकल मत हो जाना। मान लो आप कंबल ओढ़ते हो, हम लोग रेडिएशन सोचते हैं तो, क्योंकि तुम लोग क्या पूरा उसको डाइसेक्शन करने में लग जाते हो। आपने कंबल ओढ़ा, आपने कंबल ओढ़ने से क्या हुआ? आपसे एनर्जी किसको गई पहले? ठीक है, फिर वो क्या हुआ, एक तो उस लेयर के बीच में आने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज कर गया। हम सिर्फ रेडिएशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप डायरेक्ट सो रहे होते और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H रेट से हो रहा है, कंबल लगा देने से क्या हुआ? उसमें कुछ कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले तो कंबल गर्म हो जाएगा, फिर वो रेडिएट करेगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो नेट रेट ऑफ हीट रेडिएशन, जैसे पिछले बार आपने देखा, दो प्लेट बीच में रखने से हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में दो प्लेट रखने से H/3 हो गया था। तो जैसे आप ठंडे, सराउंडिंग ठंडा है, आप गर्म हो, तो दोनों के बीच में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, आपने कंबल ले लिया, वो कम हो गया। एक तो वो कम हो गया, और उसमें आपके लिए अच्छा क्या हुआ, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हुआ। किस वजह से?
क्योंकि उधर से भी, कंबल से भी आपको आ रहा है। बात समझे कि नहीं? इस तरह से होता है, तो वो सिस्टम। हाँ, इन दोनों को, हाँ कर सकते हो। T1 की वैल्यू कौन कटेंगे? नहीं कटेंगे बेटा, ये माइनस में है, माइनस में है ये स्फीयर का बेटा। ये स्फीयर सराउंडिंग तो जीरो कर दिया मैंने। ये स्फीयर के आउटर सरफेस का टेम्परेचर है, ये T1 आउटर शेल का टेम्परेचर है। तो आपका आउटर शेल का टेम्परेचर तो कितना रह गया? T0 ही रह गया। अरे यस और नो? अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, ये तो खत्म हो चुका है, तो मैं आपको ऐसे कुछ थोड़े टफ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। चलो एक इरोडो का क्वेश्चन कराते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, देखिए एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसका लेंथ L है। हाँ, तो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, एक्सरसाइज 3 में है, लेवल 2 में होगा कहीं ना कहीं, तो एक क्वेश्चन है। वो अपने आप में खुद ही क्वेश्चन है, मैंने उसमें सारी बातें समझा दी है। आर कैसे निकलेगा, किसी इंटरमीडिएट का आपको टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालना है वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लिखो, पहले क्वेश्चन को समझ लेना। एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। K क्या है इसकी? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, लिखो। ओके, लिखो। देखो, इन दिस सॉलिड सिलेंडर, in this solid cylinder, the power developed per unit volume, power developed per unit volume is W. पावर डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज W, मतलब यूनिट वॉल्यूम में पावर डेवलप हो रही है। ब्रैकेट में लिखे, दिस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, दिस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब हर यूनिट वॉल्यूम में कितनी पावर बन रही है? W पावर बन रही है। अंदर कुछ हीटर वीटर लगा होगा जिससे अंदर हीट डेवलप हो रही है। लिखो, इफ temperature of outer surface of cylinder is T0, if temperature of outer surface is T0, then find out the temperature of cylinder as a function of small r. Then find out the temperature of cylinder as a function of small r. ठीक है, पहले तो देखो, जैसे ही आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है ना एज अ फंक्शन ऑफ आर, इरोडो का 2.57 या 56, 256 या 257 नंबर का क्वेश्चन है। एक उन्होंने स्फीयर पे दिया है, एक सिलेंडर पे दिया है।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, हीट डेवलप हो रही है अंदर, है कुछ भी नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस सोचना है। तो एक बात बताओ, पहले हम क्या करते थे, जैसे कोई सिलेंडर होता था, अंदर कुछ टेम्परेचर रख देते थे, हीट इधर से आई उधर चली गई। लेकिन यहां पर एक बात बताओ, यहां तो हर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रही है, हीट डेवलप हो रही है, यस और नो। तो क्योंकि इसने टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ आर पूछा, यानी हीट का फ्लो जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में है चारों तरफ। तो यहां से मुझे किसी आर डिस्टेंस पर क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया कि किसी आर डिस्टेंस का टेम्परेचर कितना है, टी। कहां का टेम्परेचर, किसी आर डिस्टेंस का टेम्परेचर, किसी आर डिस्टेंस का टेम्परेचर टी मान लिया। ध्यान से समझना, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ये आर डिस्टेंस पर मैंने क्या माना, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ये आर रेडियस का सिलेंडर है, ओके, और इसके ऊपर आर प्लस डी आर अगली थिकनेस है इसकी। कितनी थिकनेस है ये, आर से लेके आर प्लस डी आर। तो देखो अब हो क्या रहा है, इसको ध्यान से सुनना। अंदर हीट डेवलप हो रही है और वो जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो हीट डेवलप हुई है उन सबको बाहर कौन फेंकेगा, ये वाला। फिर यहां से यहां तक जितनी हीट हुई है वो उसको अगले वाली लेयर फेंकेगी। फिर उसके अंदर तक, मतलब जितने भी अंदर तक का सिस्टम होगा, जो भी हीट डेवलप होगा वो उसकी अगली लेयर उसको पूरा बाहर फेंकेगी, यस और नो। क्योंकि अंदर कंटिन्यूअसली हीट डेवलप हो रही है, तो जितनी हीट डेवलप हो रही है कंटिन्यूअसली उसको बाहर फेंकना है हमें। समझ में आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हम अभी बाहर नहीं सोच रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है, सरफेस का। हो सकता है बाहर वो रेडिएट करके उस एनर्जी को फेंके, जो हम आपको डब्ल्यू पावर बता रहे हैं उससे आप पूरी एनर्जी निकाल लो। उसको वो कहां से फेंकेगा, अपने सरफेस से। सरफेस से किसकी हेल्प से फेंकेगा, रेडिएशन की हेल्प से। लेकिन हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड आउट द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो आपको अंदर का टेम्परेचर चाहिए। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि स्मॉल आर रेडियस का सिलेंडर में जितनी पावर है वो ये वाली लेयर फेंकेगा। फिर ये पूरा मिलाओगे तो अगली लेयर इनको मिलाकर फेंकेगा, फिर उसके अगली लेयर है उसके पूरा मिला के फेंकेगा। तो किसी भी आर रेडियस का सिलेंडर बनाओ, उसमें जितनी पावर डेवलप हो रही है वो अगली लेयर उसको फेंकेगा। तो फेंकने के लिए कंडक्शन का लॉ होता है। तो आपने कहा कि लेट से इसका टेम्परेचर कितना है, आपने कहा इसका टेम्परेचर टी है और इसका टेम्परेचर टी प्लस डी टी। तो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। क्या यहाँ पर डी एक्स आपका डी आर की तरह है? तो यहां पर आर से लेके आर प्लस डी आर की तरफ व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो दिस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज माइनस ऑफ के ए, एक मिनट, डी टी बाई डी आर। तो पहले बताओ एरिया कौन सा इस सिलेंड्रिकल सरफेस से फेंका जा रहा है और कितना फेंका जा रहा है। तो आपको मैंने बताया कि यूनिट वॉल्यूम में कितना डेवलप हो रहा है, डब्लू। यूनिट वॉल्यूम में डब्लू डेवलप हो रहा है। तो यहां ये कितना वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहां कितना डेवलप हुआ हीट, डब्लू इंटू पाई आर स्क्वायर एल। इतना हीट डेवलप हो रहा है अंदर आर रेडियस के सिलेंडर में। और इसको फेंकेगा कौन, आर से आर प्लस डी आर वाला फेंकने का काम करेगा। तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, एरिया कितना 2 पाई रेडियस आर इंटू एल, यस और नो, इंटू डी टी बाई डी आर। क्या आपको डी टी बाई डी आर मिल गया। और मैंने आपसे पूछा क्या है, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर क्या होगा। तो देखिए पाई आर एल कंसिडर आउट हो जाएगा। तो दिस इज योर ओमेगा बाई 2 इंटू डी आर, और उधर से के भी नीचे ले आओ। यही है क्या, आर भी बच रहा है, तो ओमेगा बाई 2 इंटू आर डी आर, यही है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डी टी इंटीग्रेशन, कहां का टेम्परेचर दिया है, सरफेस का, कितना, when small r equals to capital R the temperature is T naught. So you have to estimate the temperature T when small r equal to small r.
यस और नो? इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओमेगा बाई 2 के कॉमन आ गया, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर स्क्वायर बाई 2 पे आएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू, इधर आएगा कितना, माइनस ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो यहां से टी आएगा, मैं इस माइनस को इधर इंक्लूड कर दे रहा हूं, एंड फ्रॉम हियर दिस टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ आर इज टी नॉट प्लस ओमेगा बाय 4k, that is capital R square minus this is the temperature as a function of R in the cylinder. समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई टफ है क्या? सोचना क्या था कि अंदर R रेडियस में जितनी हीट डेवलप होगी उसको फेंकेगा कौन? उसको कौन फेंकेगा? R प्लस डी आर वाले, तो ये हर R प्लस डी आर वाला अपने अंदर वाले हीट को बाहर फेंकता जा रहा है। बात समझ में आया? तो ये आपका टेम्परेचर है, कंफर्म? हाँ, पावर डेवलप हो रही है ना, तो मैंने क्या बोला कि ये इसको फेंकेगा, वो बहुत थिकनेस कम है तो वो अभी हमने उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो इससे ये वाला फेंक रहे हैं, फिर जब आगे वाली लेयर की बात होगी तो उसमें ये अपने आप हो जाएगा। देखो जब हम फेंकने की बात कर रहे हैं तब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने पाई आर स्क्वायर एल में भी तो बहुत छोटे छोटे लिए होंगे ना, लेकिन उन सबको यूज किया है हमने पावर में, सिर्फ हमने उस बाहर वाले को स्मॉल पार्ट को उड़ाया है, बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम है वो। क्लियर? किसी को डाउट है क्या? इंटीग्रेशन के पहले वाली इक्वेशन कैसे लिखी, सारे खेल तो यही है। देखो इस सिलेंडर में यूनिट वॉल्यूम में कितनी पावर है? W, तो यूनिट में W है तो पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम हो गया ना सिलेंडर का, इतने वॉल्यूम में इतनी पावर बनी, तो ये पावर इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इधर आपका कंडक्टिंग मीडियम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर करेगा के ए इंटू डी टी बाई डी आर, ये लिखा है मैंने। ये इधर से मीडियम कंडक्ट कर रहा है हीट को, इधर ये इतनी हीट डेवलप हो रही है, ये कंडक्ट होके हीट चली गई एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर और नॉट? एक 257 सिमिलर क्वेश्चन है स्फीयर पे, बताओ क्या चेंजेस आएगा एक्सप्रेशन में? ये वाली जो चीज है ना वॉल्यूम, यहां आएगा 4/3 पाई आर क्यूब और एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बस इतना सा चेंज है, आपका वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं 3 बार बता चुका हूं बेटा, आर बड़ा वाला आर, ये लिमिट में, बेटा लिमिट तो कहीं लगा लो, आपको यहां नहीं अच्छा लग रहा, आप टी नॉट इधर लगा दो और आर वो इधर लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आप लोअर अपर लिमिट की कह रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे लगा लो, मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब जिन लोगों को नोट करना है कर लो, लिमिट हम कैसे भी लगा सकते हैं। आप ये कहो कि सर कि भाई इधर टेम्परेचर टी है जब रेडियस आर है, रेडियस कैपिटल आर और टी नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिमिट ऐसे भी लगा सकते हैं। ओके, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए हीट टू केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, होने दो टेस्ट। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं फिर, नया चैप्टर शुरू करें भाई, जैसा बोलो मुझे कोई दिक्कत, नया चैप्टर शुरू करते हैं, जैसे मर्जी है आपकी। नहीं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ऐसा कोई वो नहीं है कि अब तो क्वेश्चन के तो बहुत सारे वो है।
L थिकनेस है इसकी, थर्मल कंडक्टिविटी K है इसका, ये वाला सरफेस एरिया A है। हाँ अभी रुक जाओ। अभी सब समझा रहा हूं, पहले नोट करो। अभी आप लोग बिल्कुल बच्चे हो। डोरेमोन देखो जाके, अभी तुम लोग कहाँ हीट ट्रांसफर में फंसे हुए हो। कोई कह रहा है सर मुझे ये नहीं दिखा, वो नहीं, पहले जो डायग्राम में बना है उसको बना लो एज इट इज, फिर समझा रहा हूं मैं क्या है। आप तो डायग्राम बनाओ तो सही पहले, उसके बाद सारी बातें उसमें आएंगी। देखो अब इसमें ऐसे तो एग्जाम में ये डायग्राम आ गया तो वैसे ही छोड़ दोगे क्वेश्चन, फिर तो वहां तो कोई समझाने वाला भी नहीं है। अब देखो है क्या, एक यहाँ पर एक मेटालिक ब्लॉक मान लो या कुछ भी मान लो, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? आपको समझ में आना चाहिए एक ऐसा मीडियम है जहां कंडक्शन करवाना है। इधर ऊपर और इधर हमने चारों तरफ से क्या किया इसको, अब ये सामने से नहीं दिखा सकते हैं लेकिन ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है, तो इसका एक फेस एक्सपोज्ड है। कौन सा? ये वाला फेस, ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो अल्टीमेटली हो ऐसे रहा है कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का एक फेस जो है वो सराउंडिंग में क्या है, एक्सपोज्ड है। उसका एरिया कितना दिया मैंने, ए। और वो जो ब्लॉक है उसकी थिकनेस कितनी है, एल। उसका इनर फेस कितने टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग कितने टेम्परेचर पे, T0/2। तो क्वेश्चन लिखिए, find out the temperature of find out the temperature of outer surface of block, या इवन उसको ऐसे लिखो, फाइंड आउट को काट दो, ऐसे लिखो द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ ब्लॉक इज T1, then find out the condition when there is steady state। हालांकि ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑटोमेटिक क्या लेना है आपको, कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक है, हो कुछ भी नहीं रहा है लेकिन एक मिक्सिंग है थोड़ी सी। तो जैसे ये वाला पार्ट है, इसकी एमिसिविटी कितनी है, स्मॉल ई। तो आपको क्या दिख रहा है यहां से, बाहर का टेम्परेचर कितना, अंदर ब्लॉक के फेस का टेम्परेचर T0, T0 से टेम्परेचर से आएगा और फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो अंदर जिस रेट से आएगा उसी रेट से बाहर जाएगा, लेकिन याद रखना उसमें बाहर जाने में क्या उधर सराउंडिंग से मिलेगा भी। तो इधर से जिस रेट से H जाएगा उसी रेट से नेट इधर भी जाएगा।
तो इधर से किस रेट से गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी, कंडक्शन की। तो क्या जिम्मेदारी है, तो यहां से कंडक्ट कराते हैं। क्या ये होमोजीनियस रॉड है एक जैसा, जिसका एरिया ए और थिकनेस एल है, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, तो माइनस के ए बाई एल है, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। एच उस तरफ, के ए बाय एल, कितना, T1 माइनस T0। हमें बस कंडीशन निकालना, मैंने आपको ये टेम्परेचर भी T1 बोल दिया है। अब स्टेडी स्टेट पे कौन सी इक्वेशन वैलिड है, दिस इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां से हीट ट्रांसफर होगा तो यहां से ये रेडिएट करेगा। तो मैंने चारों तरफ से तो क्या दिखा रखा है आपको, इंसुलेशन, तो ये फेस जो है ये एक्सपोज सरफेस एरिया है। तो ये किस रेट से हीट बाहर फेंकेगा, सिग्मा ई ए, T1 पावर 4 से तो बाहर फेंकेगा और सराउंडिंग से रिसीव करेगा, माइनस ऑफ T0/2 रेस्ट टू द पावर 4। ये लीजिए आपका T1 इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। इवन मैंने क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट बोल दिया है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपको जो हीट ट्रांसफर की सारी कैलकुलेशंस किस कंडीशन पर करनी है, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है। ओके, माइनस होमोजेनियस रॉड का डायरेक्ट फॉर्मूला है K/L TH माइनस TL। कोई डाउट किसी को, क्लियर है सबको, हाँ। T0/2 किसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और ये T1 यहां इस फेस का, ये पार्ट क्या है, सराउंडिंग में एक्सपोज्ड है, इनर पार्ट ये है ब्लॉक का, ये आउटर फेस है। आउटर फेस का टेम्परेचर T1 बोल रहा हूं, ये T1 से रेडिएट कर रहा है, T0/2 से रिसीव कर रहा है, ये इस नेट रेट से रेडिएट कर रहा है। क्लियर और नॉट, नेक्स्ट लिखिए। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट 2 आएगा जो, कोई बात नहीं 5 मिनट ही पढ़ाएंगे। हेडिंग डालिए केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये जो मैंने बाद में क्वेश्चंस कराए हैं, इनको एडवांस के लिए जरूर देखना, ठीक है क्या। देखिए अपने शीट के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हीट 2, दैट इज योर काइनेटिक हेडिंग डालिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, आज कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें हैं केटीजी स्टार्ट करने से पहले। हेडिंग डालिए assumptions इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए पहले मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में आप करने क्या जा रहे हो। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। तो जैसे थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना है कि जैसे ये कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, तो गैस आप समझते हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस कंटेनर में ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं।
तो ये गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ भरे हुए हैं? कंटेनर के अंदर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे ये प्रेशर लगाते हैं, और उनमें क्या क्या कैलकुलेशंस होती है, वो सारी कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल लेवल पे क्या हो रहा है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना अंदर, वो ऐसे बैठे हुए नहीं है। हमने क्या बताया था आपको, कोई सिस्टम क्या शो करता है? टेम्परेचर शो करता है। तो टेम्परेचर शो करने में वहां पर क्या होता है? रैंडमनेस होती है। और रैंडमनेस का मतलब ये होता है कि लगभग जो मॉलिक्यूल्स है इस तरह से रैंडमली चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है ना, अगर हम 0 केल्विन पे बात करें तो ये सब फ्रीज हैं। ये सब क्या है? फ्रीज हैं, एकदम रुके हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बात करें कि सिस्टम का कुछ टेम्परेचर है, तो जैसे यहाँ का कुछ टेम्परेचर है अंदर, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये सब उड़ रहे हैं ऐसे ऐसे। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इधर उड़ रहा है, ये इधर उड़ रहा है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 1 मोल गैस है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। तो सबसे पहली बात कि जैसे ये गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं अंदर चारों तरफ। मतलब अभी इस कमरे में आप देख रहे हो ना, एयर है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं सब। रैंडमली का मतलब होता है दे हैव ऑल पॉसिबल स्पीड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। दे हैव ऑल पॉसिबल स्पीड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो जैसे अगर हम कहें कि यहां पर एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से इधर भी जा रहा होगा, एक इधर भी जा रहा होगा, एक ऐसे भी जा रहा होगा, एक ऐसे भी जा रहा होगा। यहाँ पर 500 मीटर पर सेकंड का मॉलिक्यूल अवेलेबल है क्या? तो अवेलेबल है। अगर हम आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे स्पीड्स अवेलेबल हैं। कहां से कहां तक? कहने के लिए, हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ वेरिएशन होंगे, लेकिन आइडियल कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं कि यहां पर हर पॉसिबल स्पीड है। तो पता है ये जो गैसियस सिस्टम है, हमने कहा था कि रैंडमनेस है। अब जैसे मान लो इस कंटेनर में गैस भरी है और आप यहां से थर्मामीटर लगा के क्या नापे इसका, तो ये सिस्टम टेम्परेचर शो करेगा। क्या शो करेगा? और वो टेम्परेचर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इस सिस्टम में क्या है? रैंडमनेस है। ये पार्टिकल रैंडमली जा रहे हैं, और ये एक दो नहीं है, बहुत सारे। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ गए? तो हम लोग केटीजी स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशंस की बात करेंगे, और उस एजम्पशन के करस्पॉन्डिंग ये चैप्टर कैरी ऑन होगा। तो एजम्पशंस में क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहली बात, सबसे पहला एजम्पशन है कि यहाँ पर जो गैसियस सिस्टम है उसमें रैंडमनेस है। एजम्पशन का मतलब ये है कि हम ये नहीं एज्यूम कर रहे हैं कि रैंडमनेस को एज्यूम मान रहे हैं। रैंडमनेस तो है, लेकिन जैसे हमने टेक्निकली बोला कि दे हैव ऑल पॉसिबल स्पीड इन, टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि क्या उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो सकती है, या मतलब बहुत लार्ज, कहने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल लेवल पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हर पॉसिबल स्पीड है हर पॉसिबल डायरेक्शन में। समझ में आई बात? तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो जैसे ये गैसियस सिस्टम है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अंदर क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। मतलब किसी की वेलोसिटी v1, किसी की v2, किसी की v3, किसी की v4, किसी की v5, किसी की किसी भी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में आप बात करेंगे उस डायरेक्शन में आपको, अगर मैं कहूं कि 30 मीटर पर सेकंड का कोई मॉलिक्यूल है क्या, तो होगा वहां पर। कोई 30 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा हो तो कोई लेफ्ट में भी, कोई ऊपर भी जा रहा होगा। तो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब इस रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं। इवन ये आपस में भी कोलाइड करते हैं। किसमें? आपस में भी कोलाइड करते हैं, और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। तो जो आपने सुना है ना गैस प्रेशर, तो गैस प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जैसे यहां पर आपको पता है कि प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो दैट प्रेशर मींस द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर किसी सरफेस पे कौन से फोर्स की बात की जाए? नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
तो ये गैस मॉलिक्यूल्स कहां पे टकराएंगे? इसके वॉल्स पे टकराएंगे। तो ये गैस मॉलिक्यूल जब वॉल से टकराएंगे तो यहां पर एजम्पशन है कि दे ओनली परफॉर्म इलास्टिक कोलिजन। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन कैसा लेना है हमें? इलास्टिक कोलिजन लेना है, चाहे वो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं, चाहे वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएं। क्या एजम्पशन है कि उनका कोलिजन कैसा रहेगा? इलास्टिक। तो ये मॉलिक्यूल जब इलास्टिक कोलिजन करेंगे किसके ऊपर? इस वॉल ऑफ कंटेनर पे। तो आपको पता है कि जब ये कोलाइड करते हैं तो कुछ इंपल्स एक्ट करता है। तो इंपल्स में फोर्स होता है, फोर्स का ही तो इंपल्स होता है। तो जब ये गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे दीवार से ऐसे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? वो फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? तो किसी सरफेस पर एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया, इवन दैट फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस। कैसा फोर्स? नॉर्मल टू द सरफेस। तो दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। जैसे हम इस कंटेनर में कोई प्रेशर है, जैसे आपने कोई प्रेशर नापने का डिवाइस लगाया, प्रेशर नाप रहे हो, तो प्रेशर है किस वजह से? वो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। तो टकराने की वजह से क्या होता है? उस सरफेस पे फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बात समझ में आया? तो हमने एक एजम्पशन लिया है यहाँ पर कि हम कोलिजन कैसा मान के चलेंगे? इलास्टिक, इनके आपस में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस हैं, जिसमें से एक एजम्पशन है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको स्मॉल इन साइज मानेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स है लगभग हम उनको आइडेंटिकल शेप एंड साइज का मानेंगे। कैसा मानेंगे? जैसे मान लो मैंने इसमें हीलियम गैस भर दिया, ठीक है, तो हीलियम गैस जो होगा, तो हीलियम के सारे मॉलिक्यूल सब आइडेंटिकल शेप एंड साइज के हैं, और हम उनको इतना छोटा मानेंगे कि हम ये मानकर चलेंगे कि वो पॉइंट मास की तरह है। किसकी तरह है? पॉइंट मास की तरह। बात समझ गए? तो पॉइंट मास का कहने का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, जबकि प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली वो कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई होगा, क्योंकि उसका कुछ साइज है। बात समझे कि नहीं? तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनका कुछ साइज है, लेकिन हम इनके साइज को क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल मानेंगे। तो हम इनको एक पॉइंट मास की तरह डील करने वाले हैं। किसकी तरह? पॉइंट मासेस की तरह। तो ये पॉइंट मास होंगे, ताकि हम ये कहेंगे कि इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 0 है। ठीक है। अच्छा, कभी आपने सुना है वॉल्यूम ऑफ गैस? कभी ये नाम सुना है? कहाँ पे सुना है? अच्छा, गैसेस स्टेट में सुना है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये डेफिनेशन नहीं है उसकी। वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन होती है वो फ्री स्पेस जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ गैस। कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होता है, वो फ्री स्पेस जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो क्या क्या नहीं, ये बेसिक डेफिनेशन तो यही है बेटा। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ा लेने दो। मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा पेशेंस भी रखो, जो बता रहा हूं उसको सुनो आप पहले। तो मैंने क्या बोला? एक फ्री स्पेस जो जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहे होते, तो क्या करना होता? आपको कंटेनर के वॉल्यूम में से वो सारे वॉल्यूम माइनस करने पड़ते जितना उन्होंने गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया है। यस और नो? तो उसके अलावा जो जगह बचती, दैट इज द फ्री स्पेस इन विच योर गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है वो वॉल्यूम जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे इस कंटेनर का कुछ वॉल्यूम V है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, इसमें ये गैस मॉलिक्यूल्स अंदर पड़े हुए हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो अंदर पड़े हुए हैं इनका वॉल्यूम कुछ होता, तो क्या कंटेनर में से वो वॉल्यूम माइनस हो जाता जितना ऑक्यूपाइड है? तो कंटेनर के वॉल्यूम में से वो वॉल्यूम माइनस कर दो जितना ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, तो दैट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन हमने क्या बोला कि हम क्या मानेंगे इनको? पॉइंट मास मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इन्होंने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई
अब अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा, क्योंकि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो हमने उसको 0 कर दिया, तो अब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन ये मत बोलना कि वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। वॉल्यूम जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? वॉल्यूम ऑफ गैस। हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब जैसे एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, ये छोटे बड़े हैं, मैंने यहां ले जाके 5 मोल डाल दिया, यहां भी 5 मोल डाल दिया, तो ये 5 मोल इतनी जगह पे जा घूम सकते हैं और ये 5 मोल सिर्फ इतनी जगह पर ही घूम सकते हैं। तो इनका खुद का वॉल्यूम हमने क्या कर दिया? नेग्लिजिबल। तो खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कर दिया है, तो इसका मतलब इनके फ्रीली घूमने के लिए उतना वॉल्यूम होगा जितना कंटेनर का वॉल्यूम है। तो हम कहेंगे इस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है और इस गैस का वॉल्यूम कम है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी एजम्पशन भी मैंने 2-3 ही बताए हैं आपको, इसमें 7-8 एजम्पशंस हैं। उसके बाद हम लोग गैस कैसे प्रेशर लगाता है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क दे देता हूं, इधर सुन लो। एक्सरसाइज 1 मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया शायद, 2 लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2, तो एक्सरसाइज 2 लेवल 2 कंप्लीट। 1 में एक मिनट सुन लो, एक्सरसाइज 1, 2 और एक्सरसाइज 3 लेवल 1 लेवल 2 जितने भी बचे क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हम लोग लेवल 4 का 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। तो इवन ऐसा करो, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 का लेवल 1, इसमें 1, 2, 3 में बहुत कम क्वेश्चन है, जो भी है लेवल 4 में ही होगा। तो लेवल 4 का लेवल 1 करके ले आना। ऐसा करो, सुनो, नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा कम कर देते हैं, पढ़ाएंगे थोड़ा ज्यादा। तो एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है सब करके ले आओ। ओके, थैंक यू।